Hi everyone, I'm Sonal Manish from Consultant Andromedia. I'm here again with my dynamic guest, Dr. Kamran Ali, lung transplant consultant and thoracic surgeon, Yashoda Hospital, Hyderabad. वो कहते हैं ना कि आप कैसे हैं, आपका दिल का हाल कैसा है, बट उसमें मजा नहीं है। चलिए आज हम बात करते हैं कि आप सांसें कैसे ले रहे हैं, आपको आपको फील कैसे हो रहा है। सो होल्ड दिस कन्वर्सेशन इन योर लंग्स एंड फील ऑल द पॉजिटिविटी। लेट्स मीट डॉक्टर कामरान अली। चलिए डॉक्टर कामरान अली से मिलते हैं और उनको जानते हैं उन्हीं के थ्रू। Welcome Dr. Kamran Ali and thanks a lot doctor for giving your valuable time and really precious time to consult Andromedia. प्लीज आप हमें बताएं अपने बारे में कि डॉक्टर कामरान अली हैं कैसे, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो किस स्कूल से हैं, वो किस शहर से हैं, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत इंस्पायरिंग है और मुझे लगता है मेरे बहुत सारे यंग व्यूअर्स ये देख के बहुत खुश होंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो डॉक्टर कामरान अली, वी वांट टू नो यू थ्रू यू, प्लीज टेक ओवर। Thank you, Sonal. Thank you very, very much for inviting me on this platform. और मैं thank you कि मैं अपने कुछ व्यूज शेयर कर पाऊंगा, अपनी लाइफ जर्नी कुछ शेयर कर पाऊंगा आपसे और थ्रू आपके मीडिया चैनल के थ्रू। सो आई मीन ऑफ कोर्स जैसा सोनल ने बताया, मेरा नाम कामरान अली है। मैं प्रोफेशन से एक सर्जन हूँ और मैं थोरैसिक सर्जन हूँ जो यूजुअली लंग्स की सर्जरी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें चेस्ट में एक्सेप्ट द हार्ट। सो यू कैन कॉल मी अ नॉन कार्डियक चेस्ट सर्जन। सो एवरीथिंग इन द चेस्ट एक्सेप्ट द हार्ट। So predominantly हमारा काम is related to lungs. Currently I work at Yashoda Hospitals, Hyderabad. मैं यहाँ पे एक लंग ट्रांसप्लांट और थोरैसिक सर्जन की तरह काम कर रहा हूँ। तो इन लंग ट्रांसप्लांट हम लोगों के खराब लंग्स को नए लंग्स से रिप्लेस करते हैं और थोरैसिक सर्जरी में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्जरीज लंग पे करते हैं, जैसे लंग कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, लंग्स के अराउंड पानी भरना या पस हो जाना, ब्रोंकिक्टेसिस, एस्परजिलस, म्यूकर, बहुत सारी चीज़ें। So basically I am from a town called Aligarh in Uttar Pradesh. मेरे पेरेंट्स वहीं पे सेटल्ड हैं। ऑल्दो आई वाज बोर्न इन सोलन, जो हिमाचल प्रदेश में एक शहर है छोटा सा, शिमला से करीब 100 किलोमीटर पहले। मेरी स्कूलिंग सोलन के बाद लखनऊ में हुई, क्योंकि मेरे फादर एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो मेरा स्कूलिंग का काफ़ी पार्ट लखनऊ से हुआ। एंड देन फ्रॉम लखनऊ मूव टू अलीगढ़ और काफ़ी स्कूलिंग मेरी अलीगढ़ से हुई। एंड देन फॉर जो मेरा MBBS का एडमिशन था वो भी अलीगढ़ में ही था। देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे मैंने अपना मेडिकल स्कूल ख़त्म किया। एंड देन आई मूव टू सर गंगाराम हॉस्पिटल फॉर माय जनरल सर्जरी ट्रेनिंग। उसके बाद मैं मेदांता शिफ्ट हुआ था गुड़गांव में। 3 साल मैंने मेदांता में थोरैसिक सर्जरी फेलोशिप की और उसके बाद 1 साल साउथ कोरिया में मैंने मिनिमल एक्सेस लंग सर्जरी की ट्रेनिंग ली थी, जिसमें हम छोटे छोटे कट से कैसे लंग कैंसर और बाकी सर्जरीज कर सकते हैं वो सीखा था। बियॉन्ड दैट 3 महीने मैंने कुछ जापान में भी गुजारे थे फॉर सम मोर स्पेशलाइज्ड लंग कैंसर ट्रेनिंग। एंड उसके बाद मैं आके वापस दिल्ली में जॉब स्टार्ट किया था। एंड व्हेन आई रियलाइज कि इंडिया में बहुत सारे एंड स्टेज लंग डिजीजेज हैं। एंड स्टेज लंग डिजीजेज मतलब ऐसी लंग की बीमारियां जिनका दवाइयों से ट्रीटमेंट अब पॉसिबल नहीं है एंड दे आर इन द टर्मिनल स्टेज, और उसके लिए एक ही ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है जिसको लंग ट्रांसप्लांट बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में बहुत ही कम सेंटर्स पे, गिनती के 2 सेंटर्स पे ऑफर होता था उस टाइम। सो आई डिसाइडेड दैट आई वुड like to get myself trained in lung transplant. So I went to Austria, वियना में मैंने 2020 में लंग ट्रांसप्लांट फेलोशिप की। एंड उसके बाद मैंने इंडिया में आके हम लोगों ने यशोदा हॉस्पिटल्स हैदराबाद ज्वाइन किया। वहाँ पे हमारी जो पूरी टीम है वो सिर्फ और सिर्फ लंग ट्रांसप्लांट और थोरैसिक सर्जरी को डेडिकेटेड है इस टाइम। एंड आई गेस दैट्स ऑल अबाउट माय जर्नी। आपके बारे में कहा ही क्या जाए डॉक्टर कामरान, मुझे लगता है एक पूरी बुक लिख सकते हैं हम लोग। एंड जर्नी इज लाइक सो
जी, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। वो कहते हैं ना कि क्या रखा है किसी की सांसें बन जाने में, मजा तो वो जो हम लाए किसी की सांसें वापस लाने में जो मजा है, वो मजा लोगों की बिल्कुल। सांसें बन जाने में नहीं है। तो व्हाई मेडिकल प्रोफेशन डॉक्टर कामरान? क्यों कुछ और नहीं? क्यों मेडिकल प्रोफेशन? क्या आपका कुछ आपका बचपन से कुछ ऐसे बच्चों का ड्रीम होता है या कुछ पैशन होता है? एंड यू आर कंप्लीट पैकेज ऑफ नॉलेज एंड पैशन, और मुझे लगता है स्किल भी साथ में मुझे इंक्लूड करना चाहिए एज अ सर्जन। यू आर हाईली स्किल्ड। तो ये इसके पीछे वो सीड कहाँ से आया डॉक्टर कामरान की आपको, और वो सांसें बचाने के लिए ही जाना है आपको? कभी कभी किसी को जी लगता है कि दिल का डॉक्टरों का बहुत सुना है, मतलब पीडियाट्रिशियंस दिस एंड दैट, बट ये लंग्स मतलब कहाँ से ये ओरिजिन, या इसके पीछे कुछ है? जी, ऑब्वियसली इसके पीछे एक स्टोरी है, बट सबसे इम्पोर्टेंटली जो पॉइंट है वो है कि मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। अच्छा। यही सबसे तो अच्छी बात है लाइक मुझे लगता है। this जी, this makes you stand out, and sorry I'm interrupting you, and I want to नहीं नहीं, let all my viewers know कि डॉक्टर कामरान को क्यों डॉक्टर कामरान आज यहाँ पे मेरे साथ हैं, या क्यों है, क्योंकि एक ह्यूमन कनेक्ट है। ड्यूरिंग पेंडेमिक, या जब से मैं खुद भी डॉक्टर कामरान की पेशेंट रह चुकी हूँ, और कभी भी मुझे शायद 2014 में हम मिले थे और मेदांता में, उसके बाद आज 7-8 साल हो गए, मुझे कभी भी कुछ क्वेरी हुई है, कुछ जरूरत हुई है, बीइंग जेन्युइनली इन बिजी प्रोफेशन, मुझे हमेशा रिप्लाई आता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ लीडर एंड दिस मेक्स यू स्टैंड आउट डॉक्टर कामरान। ये जो ह्यूमन कनेक्ट है, ये आपको बहुत स्पेशल बनाता है, और मुझे लगता है ये आपको बहुत बहुत आगे लेके जाने वाला है, बिकॉज दिस इज रेयर। बिकॉज ये बहुत बहुत कम लोगों में होता है, और आजकल तो होता ही नहीं है। तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज कैरी ऑन कि वो नो सीट कहाँ से प्लीज। आया? पहले थैंक यू सोनल फॉर ऑल दीज काइंड वर्ड्स। आई नो हमारा 2014 से कनेक्ट है, एंड ऑब्वियसली it's always a pleasure to know you, to know Manish and your kid. या या So I hope we continue that. या So दैट्स गुड। मैं जैसा मैंने बताया, मैं कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। मेरा इंटरेस्ट टू बी ऑनेस्ट म्यूजिक में बहुत ज़्यादा था, एंड आई वांटेड टू परस्यू म्यूजिक, but I mean, as expected, all typical Indian families don't believe in alternate career choices. तो उनको अपने बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और ये सभी कन्वेंशनल career choices में ज़्यादा belief है उन लोगों को. So similarly, my parents also sort of forced me to take up medicine. तो किसी पढ़ने में ठीक ठाक था, तो किसी तरह से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया और एमबीबीएस ज्वाइन कर लिया. बट फर्स्ट ईयर वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मेरा दिल नहीं था मेडिसिन में. आई नेवर वांटेड टू बी अ डॉक्टर कंपेयर्ड टू किड्स जो मेरे साथ थे, जो हमेशा से ही डॉक्टर बनना चाहते थे, एंड दे वर वेरी पैशनेट अबाउट एवरीथिंग, एंड आई वाज लाइक ये तो मैं कहाँ फंस गया. बट luckily for me, जब हमारा सेकंड तो फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिसिन इज ऑल बेसिक साइंसेस, बहुत ही ड्राई होता है, देयर इज नो पेशेंट कनेक्शन. सेकेंड ईयर में ऐसा होता है मेडिकल स्कूल में कि सेकेंड ईयर एमबीबीएस से आप वार्ड्स में जाने लगते हैं, क्लिनिक्स में जाते हैं, और सीनियर डॉक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके साथ पेशेंट्स देखते हैं. सो लकीली फॉर मी, इन द सेकेंड ईयर जो मेरी पहली पोस्टिंग लगी, इट वाज इन अ सर्जरी डिपार्टमेंट, and I was so fascinated at the end of the first day by seeing patients and by seeing my senior surgeons कि मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे डॉक्टरी कंटिन्यू करनी है तो मुझे सर्जन ही बनना है, वरना आई विल क्विट. So from that point onwards, I made it clear in my life कि मैं सर्जन ही बनना चाहूँगा. I cannot imagine myself doing anything else. So that is the story of how मैं medical profession में आया, and then I decided to be a surgeon. जब मैंने surgeon बनने का decide किया, तो after completion of MBBS I prepared myself for getting into a surgical post graduation. जब मैंने surgery join कर लिया था गंगाराम हॉस्पिटल में, तो उस टाइम पे उस टाइम इट वाज नॉट सर्टेन दैट मैं लंग सर्जरी की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही रिलेटिवली अनकॉमन सा सर्जिकल चॉइस थी.
सो आई वाज नॉट वेरी श्योर कि क्या करना है सर्जरी में आगे चल के, सुपर स्पेशलाइज या कुछ। तो सेकेंड ईयर ऑफ माय सर्जिकल ट्रेनिंग मैं वहाँ की थोरेसिक सर्जरी यूनिट से मैं रोटेशन कर रहा था, और वहाँ पे मैंने पहली बार लंग देखा, एंड यू कैन से इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। तो आई डिसाइडेड कि आगे चल के मुझे लंग सर्जन ही बनना है, एंड देन ग्रेजुअली चीज़ें इवॉल्व होती रहीं। तो इनिशियली मैं लंग कैंसर सर्जरी और बिनाइन लंग डिजीजेज उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व था, बट जैसा मैंने आपको बताया, जब मैं इंडिया वापस आया था साउथ कोरिया और जापान की फेलोशिप करने के बाद, तो मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लंग ट्रांसप्लांट जाने लगा, क्योंकि ये इवन रेयरर स्पेशलिटी है। इवन आज की डेट में इंडिया में मुश्किल से 3 या 4 सेंटर्स लंग ट्रांसप्लांट सर्जरीज कर रहे हैं। सो दैट्स how I got into medical profession and how I'm going forward. I got my first takeaway कि अगर आपका दिल नहीं है कहीं, तभी भी आप वहाँ पे पायनियर हो सकते हैं और बेस्ट कर सकते हैं। बच्चों के लिए सबसे टेकअवे मुझे मेरा मिल गया। एंड डॉक्टर कामरान, व्हाट इज द अदर देन IQ, व्हाट इज वन स्पार्क और वन एक्स फैक्टर किड्स नीड to be like successful medical practitioner like you? So is there anything else required other than IQ to be in medical profession? Of course, ma'am. Especially I think what is very important, and I think that's the biggest X factor which a successful medical practitioner should have, and that is empathy. Yeah. You have to be empathetic towards your patients and not sympathetic. Yeah. जो भी आपके पास मरीज आता है वो सिर्फ एक बीमारी नहीं लेके आता, उसके साथ में पूरा एक स्पेक्ट्रम लेके आता है, which will be built around his or her disease. Yes. So unless and until you are empathetic towards your patients, you may be able to treat them, you may be able to do good surgeries, but not for all of the patients. So it's very important that you don't lose your empathy. You have to understand कि अगर कोई patient इसी particular situation में कुछ feel कर रहा है which may not be in line with what you want to feel or say, they may be over emotional or may be aggressive towards you or angry towards you. Even then you have to maintain your cool, you have to be empathetic towards them and put yourself in their shoes, और उनकी situation को समझ के ही अपने सारे decisions लें. So that is very important, sort of an X factor. The other one, which I would say for surgeons especially, it's important to maintain your cool. If you are a short-tempered person, it is surgeon के लिए बहुत negatively hamper करता है personality को ये. So because when you are operating, आपके हाथ में किसी मरीज की जिंदगी होती है, and you cannot afford to lose your cool, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है ड्यूरिंग सर्जरी. देयर आर सिचुएशंस सर्जरी के टाइम पे जब थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल. सो अगर आप अपना कूल खो बैठेंगे उस टाइम, यू आर द लीडर ऑफ द शिप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो आप अगर अपना कंट्रोल और अपना कंपोजर और अपना कूल लूज करेंगे तो एवरीबडी एल्स विल आल्सो गेट इनटू पैनिक मोड, and obviously it will not have a good outcome. So it's the second factor I would say is to maintain your cool and handle stress effectively. इसी कंटिन्यूएशन में डॉक्टर कामरान, एक और क्वेश्चन है कि आप कैसे मैनेज करते हैं स्ट्रेस को, कैसे मैनेज करते हैं आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? आई नो यू हैव अ वेरी क्यूट डॉटर, तो कैसे आप उसको टाइम दे पाते हैं, कैसे आप मैनेज करते हैं? बिकॉज we all know कि you are genuinely in a really stressful profession, to be very frank. So how do you manage? So honestly, it is in the initial part of any medical practitioners or any surgeon's career, थोड़ा सा difficult होता है personal professional life को balance करना, क्योंकि obviously training के time पे आप ज़्यादा time spend करते हो hospital में, you have duties, you have emergencies and a lot of other things, साथ में पढ़ाई भी करनी होती है. तो उस टाइम पे पर्टिकुलरली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को, बट इवेंचुअली आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है मैनेज करना उसको, क्योंकि इफ यू डू नॉट
गिव टाइम टू योर पर्सनल लाइफ, तो उसके भी अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल स्टेटस. सो व्हेन वी वर ट्रेनीज, तब हम लोग कोशिश करते थे कि जब भी काम से फ्री हो, कुछ भी टाइम मिले, तो यूज इट टू डू समथिंग गुड. वी ट्राइड कि अपनी कोई एक आध हॉबी को पकड़ के रखें, चाहे कुछ भी हो, सिंगिंग हो, म्यूजिक हो, कुकिंग हो, स्पोर्ट्स हो, जिमिंग हो, कुछ भी. सो जस्ट एटलीस्ट ट्राई कि जब आपके पास थोड़ा भी फ्री टाइम है तो ट्राई एंड गेट योरसेल्फ engaged in those activities. जब आप थोड़े से उस लेवल से ऊपर आ जाते हैं एंड यू बिकम अ कंसल्टेंट, या आप अपने प्रोफेशनल लाइफ रियली स्टार्ट करते हैं, then obviously at the same time you would have your family to take care of. तो even at that point it's very important कि आप एक healthy balance बना के चले. Obviously you cannot compromise on your patients, but at the same time you cannot compromise on your family as well. So every person has to अपनी सिचुएशन को कंसिडर करना है. सबकी प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती है. इस प्रोफेशन में सर्जन्स की थोड़ी सी ज्यादा हेक्टिक हो जाती है कई बार, क्योंकि इमरजेंसीज बहुत आ जाती हैं. बट इवन देन आई बिलीव इफ यू आर फोकस्ड इनफ कि मुझे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को एक हेल्दी बैलेंस देना है, you will eventually achieve it. It's not that difficult also, because if you are not satisfied in or comfortable in your personal life, then that will hamper your professional life also. Because if you carry the stress of your home to your work, it's going to backfire, and vice versa. If you अगर हम profession का stress घर लेके जाएंगे, तो that will create a difficult atmosphere at home. So I'm not sure if I have a formula for it, but eventually हर कोई figure out कर लेता है अपने लिए कि कैसे ये balance maintain करना है, and it's very important. So good to know all this, Dr. Kamran. It's really a learning for all of us. And I want to know कि जो hobby है आपकी, I guess singing and guitar playing also. तो हमारे लिए कुछ हो जाए, Dr. Kamran, 2 लाइन में. Unfortunately, I don't have my guitar right now. Yeah. And मैं OPD complex में हूँ इस टाइम पे. अच्छा, तो गा नहीं somehow I सकते. नहीं, so ठीक है, फिर हम but some आपको other day for sure, या मैं कुछ record करके आप लोग की audience के लिए send across. Sure, Dr. Kamran. Dr. Kamran, कोई 5 quick 5 healthy tips for healthy lungs. Okay, very important, especially आजकल के times पे. तो the important tips जो आपके lungs को healthy रख सकते हैं, सबसे important है a safe and healthy environment. अब ये थोड़ा सा debatable point है, क्योंकि जो लोग polluted cities में रहते हैं, for example दिल्ली या और कोई industrial town में या किसी और metropolitan में, तो having a safe environment, having a healthy environment is next to impossible. So इस situation में I mean the best option is if you can get out of that environment, but वो practically possible नहीं होता. तो not everybody has the luxury to move out of the place where they are working. So in that situation it's best कि at least आप अपने जो घर का environment है indoors, जिसमें आप at least दिन का आधा दिन spend कर रहे हैं, उसको पॉल्यूटेंट से और पोल्यूशन से फ्री रखने की कोशिश करें. उसके लिए आप एयर फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, एयर प्यूरिफायर्स यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे आजकल इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स भी आते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं. घर से जितना आप कोशिश करें मोल्ड्स और डस्ट को अवॉइड कर सकें, घर में आना उतना अवॉइड कर सकते हैं. जब आप बाहर निकलते हैं और आपकी शहर का जो पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा है और AQI लेवल्स बहुत हाई हैं, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप मास्क का यूज़ करें. इन एनी वे आजकल के टाइम्स में वी हैव, बिकॉज ऑफ कोविड, हम मास्क काफ़ी यूज़ करने के आदी हो ही चुके हैं. तो जो ज़्यादा पॉल्यूशन वाली सिटीज़ में हैं उनमें डेफिनेटली मास्क का यूज़ आउटडोर्स में करें तो बेटर रहता है. सेकेंड टिप वुड बी टू अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ स्मोकिंग. अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप किसी के साथ हैं जो स्मोकिंग करते हैं और आपको सेकेंड हैंड स्मोक का एक्सपोजर दे रहे हैं, तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करें. थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि एक्सरसाइज करें मोर फ्रीक्वेंटली.
that exercise can be any form. You can do cardio, you can do weight training. All of these exercises help your lungs to function properly. अगर आप exercise in gym या वो सब नहीं कर सकते हैं, तो you can also practice yoga. You can practice deep breathing exercises at home. अगर बहुत ज़्यादा आप motivated हैं अपने lungs को healthy रखने में, तो apart from yoga and deep breathing, you can also start incentive spirometry at home. एक छोटा सा instrument होता है जिसमें 3 balls होती हैं और पाइप होता है, उसको अंदर ब्लो करना होता है एयर को, और एयर को सक करना होता है, उन बॉल्स को उठाना होता है. अगर आप ये दिन में कई मल्टीपल टाइम्स करते हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ योर लंग्स एंड कीप देम हेल्दी. सो ये थर्ड पॉइंट था. चौथा पॉइंट है फूड. आई मीन हैव अ गुड डाइट. इट कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज कि अच्छी डाइट लेनी चाहिए फॉर ऑल बॉडी ऑर्गन्स, बट फॉर लंग्स पर्टिकुलरली इफ यू ईट फूड दैट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, वो बहुत हेल्प करता है लंग्स को हेल्दी रखने के लिए. सो टेक अ गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एवरी डे इन योर डाइट, एंड टेक अ गुड अमाउंट ऑफ vegetables in your diet, especially green vegetables. They also help to keep lungs healthy. And the fifth most important point is to get vaccinated. So आजकल आप लोगों ने सुना होगा शायद फ्लू वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में. So it is highly recommended in these days, जबकि हर थोड़े दिन पे कोई ना कोई नया इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाता है. इट्स इम्पॉर्टेंट अपने पल्मोनोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन के साथ डिस्कस करके आप कुछ ना कुछ वैक्सीनेशन कराएं. It is usually recommended everybody above 6 months of age, unless and until कोई contraindication है उनको medically, तो अपने आप को vaccinate कराएं against influenza and flu. So I think these would be my 5 tips for healthy lungs. Yeah, thank you so much, doctor. And one tip from my side, because अगर आपके lungs clear होंगे तो मुझे लगता है बहुत सारी ऑक्सीजन जाएगी और आपको ज्यादा ब्यूटिफिकेशन प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. With this I felt personally. So this, अगर जितनी ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है उतना ज्यादा आप ग्लो करते हैं. So Dr. Kamran, moving to the next side, कोई ऐसा मेमोरेबल इवेंट या कोई ऐसी याद ड्यूरिंग आपका अभी तक सर्जन बनने में, कोई पेशेंट या कोई सर्जरी या कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहते हो, जो आपको हमेशा याद रहेगा या अब तक याद है कि कुछ ऐसे हुआ? Yeah, honestly, तो as a surgeon हम लोग बहुत लकी होते हैं कि ये मोमेंट्स हमारी लाइफ में बार बार आते हैं, ये मेमोरेबल इवेंट्स. ऑल्दो थोड़ा सा फिल्मी साउंड करता है, बट यू नो ऑपरेशन थिएटर के बाद बाहर आके फैमिली को ये बताना कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और होपफुली पेशेंट विल डू वेल एंड पेशेंट विल सर्वाइव is a blessing for us. I mean, there is nothing more satisfying and more gratifying हमारे प्रोफेशन में than doing this, because usually surgeries थोड़े से acute चीजों के लिए की जाती हैं, and it's you know a one fixed solution most of the times. तो वो करके जब पेशेंट की फैमिली के एक्सप्रेशंस चेंज होते हुए आप देखते हैं, फ्रॉम बीइंग एंग्शियस टू बीइंग इलेटेड और बीइंग हैप्पी और सेटिस्फाइड, I think all those events are very very memorable for us as a surgeon. I know, फिल्में हमें देखते ही बनती हैं डॉक्टर. सो मुझे लगता है कि वो फिल्मी होना बहुत अच्छा है. वो जो आप लोग बाहर निकल के बोलते हैं, मुझे आज भी याद है कि मनीष को आने दो बताते हैं, और वो टचवुड मतलब डॉक्टर कामरान, मुझे उसके बाद से आज तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ. आई एम ऑल थैंकफुल टू यू ऑल. लाइक बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए. वो कहते हैं ना कि मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूँ, दुआओं का काफिला मेरे साथ चलता है. तो वाकई आप लोगों के साथ वो चलता है और हमेशा चलता रहेगा. सो डॉक्टर कामरान, मुझे आप ये बताइए कि एक मतलब कुछ मैसेज, कुछ हमारे यंगस्टर्स के लिए कुछ मैसेज, या कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जो यंगस्टर्स है कि वो अगर मेडिकल प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो क्यों आए, और वाकई आए. मतलब मुझे ऐसा लगता है आफ्टर कोविड हम सबको पता चला है कि बाकी सब चीजों की तरह हमें मेडिकली भी बहुत इक्विप्ड होना चाहिए. वो जो इमरजेंसी जो सब हमने देखा ड्यूरिंग कोविड, और स्पेशली विथ लंग्स, तो मुझे लगता है दिल का हाल तो सब पूछते थे. बहुत
दिल के डॉक्टर, ब्रेन के डॉक्टर, बट जो लंग्स की अहमियत थी बहुत हमें ड्यूरिंग कोविड या ड्यूरिंग पेंडेमिक सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया कि ये जो सांसें हैं इनके बिना कुछ नहीं है, मतलब अगर आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे, जो वो फीलिंग है वो वाकई बहुत मुश्किल है। मतलब वो एक एक सांस की कीमत जो हम इस तरह से बात करते हैं, शायद मैं भी बहुत फिल्मी साउंड कर रही हूँ, बट बहुत मुश्किल होता है जब आप प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाते, और जब आप ठीक होके प्रॉपरली ब्रीथ करते हो वो मजा सांस लेने का वो बहुत अलग है, वो एक्सपीरियंस ही अलग है। और अगर आप प्लीज बताना चाहें तो, मतलब कुछ Yeah, I मैसेज mean, देना चाहें to be honest, इस पैंडेमिक ने लोगों को अवेयर किया है कि बॉडी में 2 ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनको लंग्स बोलते हैं, जी जी और चेस्ट में हार्ट के अलावा भी कुछ होता है। जी सो अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ी है कोविड के बाद से, लंग्स को, लंग्स रिलेटेड डिजीजेस को लेके स्पेशली। सो दैट्स द ओनली पॉजिटिव फ्रॉम दिस पैंडेमिक. As far as the message is concerned to youngsters, especially जो मेडिसिन लेना चाहते हैं, obviously जो बहुत मोटिवेटेड होता है डॉक्टर बनने के लिए बचपन से, उनके लिए प्रोफेशन बहुत 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 अच्छा है, बिकॉज इस प्रोफेशन में बहुत डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन चाहिए टू बी गुड एट इट एंड टू सर्वाइव दिस प्रोफेशन. बट मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो डॉक्टर नहीं बनना चाहते बट ठीक ठाक डॉक्टर बन जाते हैं. सो व्हाट आई वुड लाइक टू से, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये ठीक ठाक नहीं है डॉक्टर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, तो ये तो बिल्कुल ही, मैं चाहूंगी जो नहीं बनना चाहते वो ज्यादा है. That's very kind of you. But I think what I would want to say is कि it's okay not to know where you are going in life. हमें हमेशा clarity नहीं होती है कि हमारी life में क्या होने वाला है. It's all about the experience. So just learn and grow and live. Eventually things will fall into place. And it's very important to learn to accept failures. तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्राइट और स्मार्ट स्टूडेंट हैं. इवन द स्मार्टेस्ट ऑफ किड विल एक्सपीरियंस फेलियर एट वन पॉइंट इन हिज और हर लाइफ. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उसको जब उनके दिमाग में हमेशा से रहे कि हर चीज में सक्सेसफुल नहीं होंगे. दे विल बी point in their lives when they will be a failure. What is important is to bounce back from those failures and keep going on. As I said, just learn and grow and live. That is very, very important. The other thing that I would like to tell them, or like to just it'll be my message to them is, like Sachin Tendulkar says, people will throw stones at you. You need to know how to convert these stones into milestones. Yes. So all the best to all the youngsters who are trying to be doctors or anything else in their life. These are general advices, not specifically to doctors, but to anybody who's in the early part of their career or in college or in school. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Kamran. It's like this is valuable advice to all the youngsters or anybody, I guess, anyone who is seeking, who is just going through a failure or who is seeking some success. So your advice is like, it's like a boon to them. So thanks a lot. And now I'm taking two audience questions, one from Aarti Soni Jalota from Delhi. She's like, how come by living in Delhi, they can improve their lung capacity, doctor? Very difficult question. Delhi वालों काफी difficult situation में हैं, unfortunately. But जैसा मैंने जो tips मैंने दी थी, to maintain healthy lungs, I think I would like to reiterate that कि these are the only things जो हम अपने end पे कर सकते हैं to improve the capacity or at least maintain the capacity of our lungs in spite of living in Delhi, is that we have to stay away from all sources of environmental pollution. जो हम बाहर जाके सिर्फ मास्क से बच सकते हैं, या हमारे ऑफिस में अगर एयर प्यूरिफायर्स हो, घर पे भी अनफॉर्चुनेटली अब लगाने पड़ रहे हैं एयर प्यूरिफायर्स, बट दैट्स द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड एट दिस पर्टिकुलर टाइम, अनलेस एंड अनटिल द गवर्नमेंट टेक सम ड्रामेटिक एफर्ट्स टू रिड्यूस द लेवल ऑफ पोल्यूशन. उसके अलावा अच्छा खाना खाएं, बैलेंस डाइट लें, फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में बढ़ाएं, ताकि जो भी छोटा मोटा इंसल्ट है लंग्स को, वो लंग्स की इम्यूनिटी अच्छे होने की वजह से उसको टैकल कर ले. तीसरा
स्पेशली लंग कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू को बढ़ाने के लिए जो मैंने बताया था कि आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, उनको कंटिन्यू रखें, उनको दिन में मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। जब आप खाली बैठे हैं अपने डेस्क काम नहीं कर रहे हैं, आप कभी भी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें इम्पोर्टेंट होता है कि आपको माइंडफुल ब्रीदिंग करनी होती है, व्हिच मींस दैट योर ब्रेन शुड बी अवेयर दैट यू आर ब्रीदिंग। तो उसमें यूजुअली हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप एक हाथ अपने चेस्ट पे रखें, एक हाथ पेट पे रखें और एक डीप ब्रेथ लें, 2-3 सेकंड तक उसको इनहेल करें एंड फील दैट ब्रेथ गोइंग इनटू योर चेस्ट एंड फील योर स्टमक पॉपिंग आउट। तो आपका जो चेस्ट से ज्यादा आपका स्टमक बाहर आना चाहिए, विच मीन्स कि आपने डायफ्राम को अच्छे से यूज कर रहे हैं और एक्चुअली में डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं। एंड देन यू रिलीज दैट ब्रेथ ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 सेकेंड्स एंड ऐसे कई सारी साइकिल्स आप दिन में कई बार कर सकते हैं। इससे आप एक स्टेप आगे जाना चाहें तो जो मैंने आपको बताया था इंसेंटिव स्पायरोमीटर, आप वो खरीद सकते हैं। इट्स वेरी कॉमनली अवेलेबल अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी ब्रांड का। इंसेंटिव स्पायरोमीटर अगर आप करेंगे तो इट विल गिव दैट एक्स्ट्रा पुश टू योर लंग्स एंड इट विल कीप योर लंग्स हेल्दी। अगर आपके पास स्पायरोमीटर नहीं है और नहीं खरीदना चाहते तो आप सिंपल बलून्स भी ले सकते हैं और उन बलून्स को ब्लो कर सकते हैं एयर रिपीटेडली। That will also help to improve your lung capacity. Thank you so much, doctor. One more question. Unfortunately, एक चीज मैं इसमें पॉइंट करना चाहूंगा कि बहुत सारे आजकल मैं ऑनलाइन स्कैम्स देखता हूँ जो कि कुछ ना कुछ आपको लिक्विड या कुछ बेचना चाहते हैं कि आपके लंग्स हम मैजिकली क्लीन कर देंगे। आई वुड सजेस्ट ऐसे चक्करों में ना पड़े, क्योंकि कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है अभी तक जो आपके लंग्स में से टार को निकाल सके या कोई भी उसको निकाल सके। सो and we don't even know उनके constituents क्या हैं, so try to avoid getting into those scams. Thank you so much. Thank you so much, doctor. Second question is, what are the early signs of asthma, and is it curable, and how it can cure? I'm sure I know this is vast question. In short, if you can answer this. Sure. So, I mean, I'm not the best person to answer this question because I'm not a pulmonologist, but for in general, asthma के early signs में यही होते हैं कि with minimal activity सांस फूलने लग जाती है, कई बार किसी particular allergen के exposure से सांस फूलने लग जाती है, कई बार wheezing होने लगती है, यानी आपको जब आप सांस ले रहे होंगे तो बहुत जोर जोर से आवाज हो रही होगी, उसको wheeze बोलते हैं। यूजुअली अस्थमा इनहेलर्स की मदद से और कॉमन मेडिसिन की मदद से कंट्रोल में रखा जा सकता है। इट्स नॉट completely curable. I mean, it's usually kept under control with various medicines, जो कि depending on आपको किस टाइप का अस्थमा है और किस severity का अस्थमा है वो आपके pulmonologist prescribe करते हैं certain inhalers, certain nebulizers. So I would suggest अगर किसी को भी asthma है तो किसी भी specialized chest physician से मिलके अपना treatment कराएं. It can definitely be kept under control and you can live a normal life with it. ऐसा नहीं है कि आपको bedridden रहना पड़ेगा या बहुत ही debilitative lifestyle हो जाएगा unless and until आप status asthmaticus में जा रहे हैं बार-बार. But that is rare and that is very advanced form of disease. So if you pick it up early and start the treatment, तो अच्छे से आप उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। Thank you so much, Dr. Kamran. And my last question: how so humble, Dr. Kamran? What is the reason behind it? Humility. कैसे इतने humble आप? think वो बहुत important है. I guess it comes from the teachings जो हमारे parents ने दी, जो जिस atmosphere में हम grow करे. I mean, obviously everybody should be humble and humility होनी चाहिए. That is the most important aspect of anybody's personality. You may be a great surgeon or a great businessman, an entrepreneur or anything, and but if you're not humble, it all doesn't really matter much. लोग अगर आपके सामने आपकी तारीफ कर रहे हैं और पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, not fun. But I think this comes from my parents' teachings, who always emphasized on being humble and treating everybody with respect. I think that is the key.
because if you do that, I mean, I think ऊपर वाला देखता है and he blesses you in forms that you cannot imagine. My all best regard to your parents and your family, Dr. Kamran. Thank you so much for your precious time. मैंने तो बहुत सारा सीखा ये पूरी conversation में, हमारी पूरी जर्नी में, और आई एम श्योर कि मेरे बहुत व्यूअर्स भी बहुत सारा कुछ सीखेंगे। और जो मैंने सीखा है, मैं 2 लाइन में कहना चाहूंगी कि खिड़की तेरे घर में भी है, खिड़की मेरे घर में है। सूरज तुम्हारे यहाँ भी ढलता है, सूरज मेरे यहाँ भी ढलता है। तुम उसके डूबने का गम मनाते हो, मैं उसके दोबारा निकलने की दुआ करता हूँ। So this is the difference between you and others and your lifestyle, Dr. Kamran. Please stay blessed, and all my duas are with you, and all my, all my good wishes with you and your family. Keep rising and shining, and thank you so much once again for this, your precious, valuable time, because I know genuinely this means a lot, Dr. Kamran. Thank you so much. Thanks a lot for this precious conversation and all these learnings. I'm sure my viewers will enjoy this conversation, and I'm sure they will hold in their heart and inhale all the positivities. Thank you so much, Dr. Kamran. I'm winding up, and thank you so much. Viewers, I'll meet you again with some more esteemed guests. So stay tuned, stay blessed, stay healthy, and be positive. Thank you so much.